Okay. So, good evening, everyone. Class 11 students of DLF Cares. आप सभी को पहले से ही जानकारी दे दी गई थी कि आज आपका करियर गाइडेंस करियर काउंसलिंग सेशन है, ग्रुप काउंसलिंग सेशन है, और उसको लेने के लिए हमारे जो रिसोर्स पर्सन रहेंगे आज वो राधिका मैम है। राधिका मैम इज अ सीनियर काउंसलर एट आई ड्रीम करियर, और आप सभी के जो करियर काउंसलिंग सेशंस हो रहे हैं 1-on-1, स्पेसिफिकली क्लास 12 के उन बच्चों के साथ मैम के सेशंस हुए हैं। रिचा मैम भी हमारे साथ हैं, माला मैम भी हमारे साथ हैं। वी आर गोइंग टू टेक केयर कि आप लोगों की कुछ क्वेरीज हैं तो वो यहाँ पे छूटे नहीं, बट एक प्रोटोकॉल को हम फॉलो करेंगे बच्चे, कि मैम जब आपके साथ बातचीत कर रही हैं तो यू नीड टू बी वेरी मच अवेयर कि मेरे से क्या बातचीत हो रही है। आपको रिप्लाई करना है इन चैट बॉक्स, आपको अपने आप को म्यूट पे रखना है, कैमरा उसको ऑन रखने की पूरी कोशिश करें। इवन दो अगर ठीक है आपकी ऐसी कोई सर्कमस्टांसिस है आप नहीं ऑन कर पा रहे कैमरा, कुछ नेटवर्क का इशू है या आप ऐसी बैकग्राउंड में है जहां आप नहीं कंफर्टेबल है, इट्स ओके। लेकिन कोशिश करें जितना ज्यादा अटेंटिवली आप बैठ पाएंगे कैमरा ऑन होने के बाद, वो आप खुद ही अपने आप में महसूस करेंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे जब आप स्क्रीन के ऊपर कुछ बच्चे डूडलिंग कर देते हैं या अपने आप को अनम्यूट करके कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, सो दिस इज जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि जब भी कोई बच्चा उस पर कुछ लिखता है उसका नाम आ जाता है। एंड विद दिस काइंड ऑफ जूम एप्स जहां हम बच्चों के पेरेंट्स तक रीच करें, इस तरह के बच्चों को आइडेंटिफाई करके, दैट्स नॉट अ गुड हैबिट टू हैव। तो आप सभी बहुत अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए। आपका बहुत ज्यादा समय नहीं जाएगा बिकॉज 10th क्लास में यू हैव ऑलरेडी गिवन द असेसमेंट। तो असेसमेंट कैसे देना है, डैशबोर्ड कैसे दिखता है, तो डेफिनेटली इफ यू आर गोइंग टू हैव क्वेरीज हम उसे टच करेंगे एक बार, आपका पोर्टल ओपन करके आपको फिर से रिमाइंडर एक देने की कोशिश करेंगे। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड देयर वन-on-one सेशन, दो हुए हैं उनके इन देयर लास्ट क्लासेस, उनके वर्कशॉप्स भी हुए हैं। दे आर वेरी मच अवेयर कि किस तरह से बिहेव करना है ड्यूरिंग द सेशन। असेसमेंट्स आपके हो चुके हैं, इसके बाद आपके 1-on-1 सेशंस होंगे 11th क्लास के। सो बी अटेंटिव, बी अलर्ट एंड बी अ गुड स्टूडेंट, आई वुड से। सो ओवर टू यू राधिका मैम। Thank you, Monica. Am I audible? Clear and loud? Yes ma'am, very much. बच्चों, सब बच्चे अपना अपना कैमरा एक बार तो ऑन कर लेंगे, ठीक है, ताकि मुझे सबकी शक्लें तो दिखाई दें। तो बच्चे, मेरा नाम राधिका त्योतिया है एंड आई एम फ्रॉम आई ड्रीम करियर, और आज का सेशन मैं आपका लेने के लिए आई हूँ। और मैं भी, इनफैक्ट इट्स इंडीड प्लेजर फॉर मी टू वेलकम यू। तो मेरी तरफ से भी ये बहुत सहे दिल से आपका सबका मैं स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, बात ध्यान में ये रखनी है कि ये जो है प्रोग्राम जो आज का है, ये जो सेशन है, ये पूरा का पूरा करियर गाइडेंस के ऊपर है, ठीक है। तो ये तभी इफेक्टिव होगा जब आप लोग बहुत सीरियसली इसको लेंगे। ये ना सोचें कि आपको डीएलएफ ने दिया है क्योंकि कई बार चीजें फोर्स की जाती हैं तो हम उसमें सीरियस नहीं होते हैं। तो कई बार चीजें जब हम खुद जाके इच्छा से उसको करना चाहते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो आप ये समझें कि आपको पूरी अपना मतलब ख्वाहिशों के साथ, इच्छाओं के साथ आज आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है। हर एक को चाहिए एक बहुत अच्छा करियर। तो आज हम उस करियर तक पहुंचने का जो आपका सफर है, स्कूल से लेके कॉलेज, कॉलेज से लेके आपका जो अगला सफर है, आपकी रोजगार तक का, आपकी नौकरी तक का जो सफर है, वो कैसे हम कंफर्टेबल करें, कैसे हम उसको स्मूथ बनाएं, ताकि आपका जो लक्ष्य है आप उस लक्ष्य तक पहुंच पाए, ठीक है। आपका जो लक्ष्य है, हमारा भी यही लक्ष्य है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे, और उसके लिए हम चाहेंगे कि हम आपकी पूरी तरह से आपको सहूलियत दें, पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करें, ठीक है बेटे। तो हमने इस सेशन को बहुत सीरियसली लेना है और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि जब आप इस सेशन से वापस जाएं तो आप बहुत सेटिस्फाई जाएं। ये मेरा एजेंडा यही रहेगा, मेरा गोल यही रहेगा बेटे। तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप जरूर इसमें पूछें, और अगर कोई चीज आप नहीं पूछ पाते किसी भी कारणवश, तो उस केस में आप अपने डाउट्स को अपने 1-on-1 सेशन में जरूर पूछेंगे। क्योंकि अभी हम बच्चों के साथ सेशन जो ले रहे हैं, बच्चे आते हैं वो कुछ पूछते ही नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है। मुझे ये लगता है कि बच्चों को जरूर पूछना चाहिए। अगर आप तैयार होके आएंगे तो आप जरूर पूछेंगे, ठीक है। तो अभी मैं शेयर करती हूँ बेटे अपनी स्क्रीन। हाँ, अच्छा, शेयर करने से पहले चलो मैं पूछती हूँ, यहाँ इतने सारे बच्चे बैठे हैं, अभी कैमरा मत ऑफ कर लेना बेटे, ठीक है। मैं एक बार नाम देखूं। चलो मैं पुष्पिंदर से पूछती हूँ।
पुष्पिंदर, आज हम यहाँ किस लिए बैठे हैं बेटे? अनम्यूट करके बताएं। अनम्यूट करो पुष्पिंदर, बताओ कि आज हम यहाँ क्या करने आए हैं। पुष्पिंदर, मेरी आवाज नहीं आ रही पुष्पिंदर को। अच्छा, माइक प्रॉब्लम है। चलो लीशा से नहीं नहीं पूछ। नहीं ma'am, मैंने अनम्यूट कर दिया पुष्पेंद्र को। हाँ पुष्पिंदर, बताइए बेटे। नहीं बेटे, आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। पुष्पेंद्र, आपका मेरी तरफ से बेटा आपको माइक पूरा ओपन है। चलो कोई ना पुष्पिंदर, आपसे मैं अगला बीच बीच में कुछ और पूछूंगी। अभी मैं किसको पूछने वाली थी? लीशा। लीशा ऑफ क्लास 11th। लीशा, अनम्यूट करें अपने आप को। आज तो मैं इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग टू डिस्कस। हाँ जी, कोई Good बात नहीं afternoon, ma'am. पुष्पिंदर, आपकी तरफ से मुझे पता चल गया माइक का प्रॉब्लम है। कोई ना, अभी लीशा आप बताइए। Ma'am, आज good afternoon. गुड आफ्टरनून बेटे। So, ma'am, today's agenda is that we have already given our 10th exam and we have pursued our means field in which we want to go. So now today we will be discussing in which field, how much scope is there, till where we can go. In which field we are going to discuss? We are not going to discuss that. We are going to discuss how we can, plan for a career. What are the factors which we are going to consider? मैं उसके बारे में भी बात करूंगी लीशा, और जो आप कह रहे हैं उसके बारे में हम 1-on-1 सेशन में बात करेंगे। ठीक है, चलो अभी मैं अपना शेयर करती हूँ स्क्रीन। दिख रही है मेरी स्क्रीन सबको? यस मैम। ओके, तो अभी मैंने चैट ऑप्शन नहीं खोला है। मोनिका, अगर आपको लगा कहीं पे चैट आ रहा है तो आप मुझे उस समय यू कैन साउंड मी। ठीक है, श्योर मैम। तो बेटे आज का जो हमारे ये सेशन है पूरा करियर प्लानिंग के ऊपर है कि हमें प्लान कैसे करना है। हम एक पर्टिकुलर करियर को लेके नहीं चलेंगे, एक पर्टिकुलर मतलब किसी सब्जेक्ट के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। हम ओवरऑल कि हमें क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, हमें क्या है हमारे पूरे आने वाले पूरा 1 साल का हमारा क्या एजेंडा है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे, ताकि आपकी जर्नी, जैसा मैंने कहा, स्कूल से कॉलेज तक और कॉलेज से आपकी जॉब तक की जर्नी बहुत अच्छी रहे। अभी फिलहाल तो आपकी जर्नी, अभी हम अगर शॉर्ट टर्म देखें तो आपकी ये जर्नी 11वीं से लेके 12वीं तक की है, 11th to 12th. So bete, I am sure there are students those who are comfortable with English, and there are majority of you those who are comfortable with Hindi. So looking at the wider interest, I will be speaking in Hindi only. But क्योंकि जो हिंदी है वो इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो अच्छे हैं उसमें वो भी समझ लेंगे, और अगर मैंने इंग्लिश में बोला तो वो हिंदी वाले बच्चे ज्यादा समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं लैंग्वेज कोशिश करूंगी बीच बीच में इंग्लिश भी बोलूं, बट बाकी मेजोरिटी मेरा कोशिश रहेगा कि मैं उसको हिंदी में करूं। तो करियर गाइडेंस प्रोग्राम के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे बेटे। हाँ, अभी सबसे पहला पुरानी चीजों को हम एक बार रिविजिट कर लेते हैं। आपके साथ बच्चों डिस्कशन हुई थी स्वॉट एनालिसिस के ऊपर। स्वॉट एनालिसिस के ऊपर डिस्कशन हुआ था। यस या नो? अनम्यूट करके बोले, हैंड्स अप करके बोले, बताइए। They can use the chat option as well, ma'am. अच्छा चलो, मैं चैट ऑप्शन Yes, ma'am. They are mentioning that yes. हाँ, चैट ऑप्शन को देख लेती हूँ मैं। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। बस अब और आंसर मत डालिए चैट ऑप्शन में, मुझे पता लग गया कि आप लोगों का स्वॉट एनालिसिस हुआ था। तो बेटे मैं क्या चाहती हूँ कि अभी एक बार आज हम दोबारा से स्वॉट एनालिसिस की तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान लेके जाते हैं कि देखो जो स्वॉट एनालिसिस है वो हमें कहाँ हेल्प कर सकता है। कौन बच्चा बताएगा मुझे स्वॉट क्या होता है? लीशा ने जवाब दे दिया था, राहुल ने बोला नहीं हुआ, वैभव ने बोला हुआ है। चलो वैभव से पूछते हैं बेटे। वैभव, एक बार जरा अनम्यूट करके बोलेंगे कि स्वॉट क्या होता है, फटाफट से। सेशन हमारा 1 घंटे का है। मैम, कौन से वैभव से आपने पूछा? एक्चुअली देयर आर 2 वैभव्स इन दिस मैंने मीटिंग। पूछा वैभव कंसल। ठीक है मैम। वैभव वैभव, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। Vaibhav, you can unmute yourself. अच्छा, There is I some think technical. some connectivity issue. Yes.
है ना, कनेक्टिविटी इशू है तो मैं ज्यादा बच्चों से ना ही पूछूं, इसका मतलब है बच्चों। We can use chat. I believe that would be better. अच्छा चलो ठीक है, ओके। चैट के रिप्लाई में आपको बताती रहूंगी मैम इन बिटवीन। ठीक है, नहीं मैंने अपने सामने खोल लिया है चैट ऑप्शन भी। तो स्टूडेंट्स, स्वॉट क्या होता है, स्वॉट के ना अभी आपको ये बताती हूँ कि अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए, हम अपने आप को बहुत अच्छे से जो हम समझ पाए, करियर गाइडेंस का यही एक पर्पस है कि हम अपने आप को अच्छे से समझें और हम जो सामने की दुनिया है जिसके हम कहते हैं वर्ल्ड ऑफ वर्क, ठीक है, उसको अच्छे से समझें। अपने आप को समझने के लिए क्या होता है स्वॉट, जैसा कि अभी मैं चैट में देख रही हूँ, गौतम ने बोला स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। और जो वर्ल्ड ऑफ वर्क जिसको हमको समझना है वो हम कैसे समझ सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये दोनों चीजें, अपने आप को समझना और वर्ल्ड ऑफ वर्क को समझने के बाद ही हम एक मैच मेकिंग करते हैं, अपने करियर के साथ हम अपने आप को फिट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर करियर में हम कहीं ना कहीं पे भी फिट हो जाएंगे, इट्स जस्ट नॉट लाइक दैट। अपने आप को फिट करने के हमें अपने आप को जानना जरूरी है, और अपने आप को जानने के लिए आपके साथ डिस्कशन ऑन स्वॉट हो रखा है। फिर भी अगर हम थोड़ा सा इसको रीआइट्रेट करें और थोड़ा सा इसको रिविजिट करें, तो जो स्वॉट होता है वो क्या होता है बेटे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। और वर्ल्ड ऑफ वर्क जो होता है वो होती है बाहर की दुनिया, जहाँ पे इतने रोजगार हैं, इतने काम हैं, जो नौकरियां हैं, उसके बारे में हम कहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। या तो एक करियर गाइड आपको इंफॉर्मेशन दे, या तो स्कूल की सेटिंग में आपके टीचर्स आपको वो इंफॉर्मेशन दे, नहीं तो और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप उसके बारे में खूब रीडिंग करें बेटे। ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उसको आप रीड करें, अपनी ऑब्जर्वेशन खोलें, अपनी आंखें कान खोल के रखें और देखें कि दुनिया में आसपास कौन कौन सी नौकरियां हैं, क्या क्या जॉब हैं, जिनको आप बाहर देखेंगे उन्हीं को आप अपना फिर लगेगा कि हाँ ये नौकरी भी मेरे को अच्छी लग रही है, ये भी मुझे अच्छी लग रही है। क्योंकि मेरे पास तो बच्चे बहुत आके ये बोलते हैं, मैडम मुझे तो सिविल सर्वेंट बनना है, मुझे तो डॉक्टर बनना है। तो फिर मेरा पहला प्रश्न होता है कि ये नौकरियों के बारे में तो आपने जानकारी ले ली, पर क्या आपने अपने बारे में जानकारी ली क्या? तो ये दोनों प्रोसेस मिला के बेटे हम बोलते हैं करियर गाइडेंस, ठीक है, जिसमें स्वॉट एनालिसिस का बहुत मेजर रोल होता है। अब आप सारे बच्चों से अगर मैं ये पूछूं कि आपने 11वीं में सब्जेक्ट्स तो ले लिए हैं, क्या आप अपने उन सब्जेक्ट्स को लेकर खुश हैं या नहीं हैं? अगर खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप खुश नहीं हैं तो अब जब हमारा जो 1-on-1 सेशन होगा उसमें आप इस बारे में बात जरूर करेंगे। जो बच्चा अपने सब्जेक्ट्स को लेके खुश नहीं है, जरा एक बार चैट बॉक्स में डाले, लिखो क्या लिखोगे, लिखो यस आई एम नॉट हैप्पी। अच्छा लिखो, अगर खुश हो तो लिखो यस, अगर खुश नहीं हो अपने सब्जेक्ट के साथ तो लिखो नो। बस एक दो बच्चों ने जवाब दिए है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दे दिया। एक दो बच्चों ने जवाब नहीं दिया, एक दो बच्चों ने जवाब दिया नो। जैसे लीशा इज नॉट हैप्पी विद हर सब्जेक्ट, तो लीशा वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन योर 1-on-1 काउंसलिंग सेशन, ठीक है बच्चे। ओके, अब जो बच्चे खुश हैं बेटे अपने इससे, अब आगे का आपको क्या देखना है कि अब हमने अपने कमजोरियां, हमारे जो स्ट्रेंथ है, हमारे वीकनेसेस है, ये दोनों को हमने अब इवेल्युएट करना है। ठीक है, कि हमारे स्ट्रेंथ सब्जेक्ट क्या है। अगर आपने बोला कि मेरे को मजा नहीं आ रहा अपने सब्जेक्ट में, आई एम नॉट हैप्पी, किन कारणों वश आपने उस सब्जेक्ट को लिया है, उस पर भी आपको थोड़ा देखना है। और जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हो, ये सारी चीजें हम एक बार जब अपने रिपोर्ट को देखते हैं, साइकोमेट्रिक असेसमेंट को देखते हैं, उससे भी हमें बड़ी जानकारी मिलती है। अभी हमारे आगे क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, हमारे आगे क्या अवसर हो सकते हैं, हमारे आगे क्या चुनौतियां हो सकती हैं, वो सारा डील करता है स्वॉट एनालिसिस। तो आपकी क्षमताएं, आपकी कमजोरियां, आपके अवसर, आपकी चुनौतियां, ये सारी चीजें स्वॉट में कवर होती हैं। ठीक है बेटे, तो ये जो वर्ड है ना SWOT, ये एक्रोनिम है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट का। अब जो बच्चे अपनी किसी इसको मैं एकेडमिक के साथ खाली नहीं जोड़ती हूँ, एकेडमिक होते हैं आपकी पढ़ाई के सब्जेक्ट, इसके अलावा भी आप बियॉन्ड एकेडमिक्स जाके भी देखें। कोई बच्चा कहेगा मैं मैथमेटिक्स में अच्छा हूँ, मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, ये तो हो गया सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं। कुछ चीजें होती हैं जो सब्जेक्ट के बियॉन्ड होती हैं, जैसे आपका बिहेवियर है। आपका बिहेवियर मतलब आप कितने एडजस्टेबल हैं, क्या आप फोकस्ड हैं, क्या आप सोशल हैं। तो ये जितनी भी पॉइंट्स है ना, इनको आप स्ट्रेंथ में लिखते जाएंगे।
जब आप अपने 1-on-1 सेशन के लिए आएंगे तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस का कॉलम बनाकर लेकर आए। अभी फिलहाल बच्चे लेके नहीं आ रहे, मैं उनसे करवा रही हूँ, तो मैं चाहूंगी कि आप अपना स्ट्रेंथ वीकनेस को कर लेके आए और अपनी मैडम के साथ उसको डिस्कस करें। अपनी कमजोरियां, मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, या फिर मेरे को नई नई सिचुएशंस में को फेस करना अच्छा नहीं लगता है, मेरे को घबराहट होती है, मुझे एंजाइटी होती है, तो उसको वीकनेस में डालें। अवसर, जैसे कि आपके घर में अगर इंटरनेट लगा है, ये आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। आपके पेरेंट्स आपको कहीं पे भी बाहर भेजने को तैयार हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अपनी अपॉर्चुनिटीज को भी ढूंढिए, लिख कर लेके आइए। और कुछ चीजें होती है थ्रेट्स, थ्रेट्स होती हैं जो जोखिम, जो चुनौतियां जो आपको आगे बढ़ने के लिए रोक सकती हैं बेटे, तो उसके बारे में भी आप लिखेंगे, ठीक है। अब चुनौतियों में ऐसा भी हो सकता है, कोई कहेगा कि मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, मैं नौकरी ही करना चाहूंगा, मैं अभी जल्दी से जल्दी मैं शायद ज्यादा पढ़ाई ना कर पाऊं, या मेरे घर में फाइनेंशियल स्टेटस इतना क्लियर नहीं है कि मैं आगे पढ़ पाऊं, या मेरा कॉलेज मेरे घर से बहुत दूर है, मेरे घर वाले मुझे नहीं भेजेंगे। ये सारी चीजें हो सकती हैं, मुश्किलातें, ठीक है। दैट इज ऑल थ्रेट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो ये जो है, इनके बारे में आपने अपना होमवर्क करके लेके आना है बेटे। अब आप 11th में आ चुके हैं, आप लोगों ने कुछ अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में प्लानिंग की हुई है? हाँ, यस लिखिए। अगर आपने सोच रखा है कि आपने किस एंट्रेंस एग्जाम को देना है, लिखिए यस। आपने अगर उसके बारे में तैयारी करनी शुरू कर दी है, भले वो नीट है, या वो आपका जेई का एग्जाम है, या वो आपका NIFT का एग्जाम, अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है तो लिखिए यस। और अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की तो आप ये डिस्कस करेंगे हमारे इस सेशन में जब आप आते हैं, ठीक है बेटे। अच्छा, अभी हम ये हो गया आपका काम। इसके बाद हम चलते हैं, बहुत से चीजें हैं जो अब हम देखेंगे, जो फैक्टर्स हैं जो हमारे को अच्छे करियर की तरफ ले जा सकते हैं, उनके बारे में हमने बात करनी है, ठीक है। वो फैक्टर्स होते हैं 7। देयर आर 7 प्राइमरीली। आप देखोगे तो देयर आर 7 फैक्टर्स जो हमारे को ध्यान में रखने चाहिए अपने करियर को चुनने से पहले। अब वो 7 फैक्टर्स क्या हो सकते हैं बेटे, जो आपको जिंदगी में सफल होने के लिए, आपको सही रास्ते पे डालने के लिए, ये वाले फैक्टर्स हैं जो आपको हमेशा अपने मन में रखने हैं, अपने दिमाग में रखने हैं, और उनके बारे में सोचना है बैठ के। सबसे पहला होता है स्किल। स्किल मतलब यानी कि क्या होता है स्किल? कौन लिखेगा? अपने चैट में डालिए बेटे, स्किल क्या होता है, डालिए। स्किल का मतलब, स्किल का मतलब होता है हुनर। हमारे अंदर हुनर क्या है? परफेक्शन इन समथिंग। यस लिशा, यू आर राइट। स्किल होते हैं बड़े टेक्निकल, स्किल होते हैं हमारे हुनर। हुनर के ऊपर हम अपना काम कर सकते हैं बेटे, वी कैन वर्क ऑन दैट। उसके ऊपर हम उसको नर्चर कर सकते हैं, ये हमारे लाइफ के स्किल्स होते हैं। और कोई 2-3 स्किल्स के नाम बताइए बेटे। अगर आपके ये वाले स्किल्स अच्छे होंगे तो आपको नौकरी मिलेगी। वो कौन से स्किल्स अच्छे हो सकते हैं? बिल्कुल, कोडिंग, अच्छी बात है। वो तो एक, मैं कहूंगी, एकेडमिक स्किल भी हो सकता है, कोडिंग का स्किल। ऐसे कौन से स्किल हैं जो आपको एक बहुत ही ब्राइट बच्चे से भी थोड़ा सा, जो ब्राइट बच्चा है एकेडमिकली बहुत अच्छा है, पर उसके स्किल्स, कुछ हुनर जो है, मैं कहूंगी अगर ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है, और एक बच्चा है जिसका पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है और उसके स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश कॉन्वर्सेशनल स्किल, या फिर और हम कौन से स्किल्स बोल सकते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्किल। लाइफ में इतने डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल तो होना ही चाहिए सबका बहुत स्ट्रांग। हार्ड वर्किंग, पब्लिक स्पीकिंग, जो कुछ आप बोल रहे हैं, टीम, बिल्कुल एज अ टीम को एक साथ लेके चलना, ठीक है, वो सारे स्किल्स हमारे अंदर बहुत, उसको कहते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग स्किल। ये स्किल्स हमें डेफिनेटली हमें ऊपर उठाते हैं। तो आपको अपने स्किल्स ढूंढने हैं, और अगर किसी में किसी स्किल की कुछ कमी है तो उन स्किल्स के ऊपर आपको काम करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, गुड टीम वर्क, या फिर ऑर्गेनाइज करना, आयोजन करना, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं आपको उनके ऊपर देखना है कि मैं किस चीज में अच्छी हूँ, मैं किस चीज को बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। ये है हमारे सारे, ये आते हैं स्किल्स में, और स्किल्स को हम हमेशा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है बेटे एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है? काबिलियत, एबिलिटी टू डू समथिंग। वेरी गुड कनिष्का, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमारी जो एबिलिटीज हैं, जो हम
कुछ कर सकते हैं। साउंड नहीं आ रही है? साउंड नहीं आ रही है मोनिका? नहीं मैम, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट नितम, उनको शायद कुछ अपने डिवाइस में इशू। अगर आवाज नहीं आ रही तो हो सकता है आपके नेटवर्क में कुछ इशू हो, या माइक को एक बार अपना चेक करिएगा। अब रही बात एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड होते बेटे हमारे इननेट एबिलिटीज। मतलब आज हम 16 साल के बच्चे हैं, 15-16 साल में हमने क्या सीखा, ठीक है, जो हमने एक्वायर किया इतने 12 से 15 सालों के बीच में, वो होती है हमारी इननेट एबिलिटीज, हमारा कैलिबर, ठीक है, जो हम नेचुरली हम बहुत अच्छा क्या कर सकते हैं। तो ये 12 से 15 साल तक मोर और लेस स्टेबल हो जाता है बेटे, ठीक है। तो इसको भी हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि हमारा एप्टीट्यूड, मानो इसके कुछ मैं कहूंगी 5-6 इसके वर्टिकल्स हैं। जैसे न्यूमेरिकल, कोई बच्चे का न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, तो उसको तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड करियर लेने में कोई उसको घबराहट नहीं होगी। आप समझ रहे हैं बेटे मैं क्या कह रही हूँ? वो एक्चुअली भी बन सकता है, वो आईटी सेक्टर में भी जा सकता है, वो फाइनेंस में भी जा सकता है, वो साइंस में भी जा सकता है। अभी किसी बच्चे का अगर मानो मैकेनिकल अच्छा है, मैकेनिकल होता है फिजिक्स, तो वो उसको सोचे कि भाई मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा है, तो मैं क्यों ना फिजिक्स को आगे लेके चलूं। मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा है, तो मैं रीजनिंग के साथ लॉ में भी जा सकती हूँ, ठीक है। मैं सेल्स और मार्केटिंग में भी जा सकता हूँ, तो रीजनिंग अच्छा, न्यूमेरिकल अच्छा, मैकेनिकल अच्छा। इसके अलावा 2 स्किल्स और होते हैं जिसको हम कहते हैं स्पेशल स्किल्स और वर्बल स्किल। तो किसी की लैंग्वेज पे बड़ा अच्छा होल्ड है। लैंग्वेज मतलब बोलना चालना तो एक चीज होती है, वो तो पर्सनालिटी का ट्रेट होता है। अगर हम लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंड बहुत अच्छे से कर लेते हैं, हमारी कॉम्प्रीहेंशन बहुत अच्छी है, भले वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, तो वो भी हमारे लिए बहुत बहुत मतलब ध्यान देने वाली बात है कि मेरा एप्टीट्यूड अगर कॉम्प्रीहेंशन में अच्छा है, तो क्यों ना मैं ऐसे करियर में जाऊं जहां पे मेरे को अपनी लैंग्वेज को यूज करना पड़े। तो एप्टीट्यूड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बच्चे। इसके अलावा अब हम आते हैं इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट क्या होता है? हमारी हमारी रुचि। अब ये चीज जो है ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क, ये क्या चीज है? अभी प्रार्थना ने लिखा है रुचि। इंटरेस्ट का मतलब होता है हमारी हमारी रुचियां, ठीक है। तो वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सकता है, वो थोड़ी फ्लूइड हो सकती है। फ्लूइड मतलब कि आज मेरे को कुछ और बनने का मन करा, आज से 4 साल पहले मैंने सोचा था कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, और आज जब पढ़ाई करते करते मेरे को लगा कि भाई डॉक्टरी तो मेरे बस की बात नहीं है, मेरे मेरे को तो स्पोर्ट्स पर्सन बनना है। तो जो आपकी रुचि है ना, वो बिल्कुल कंफर्म नहीं हो सकती है, वो आपके टाइम के साथ चेंज होती है। जैसे जैसे आपका एक्सपोजर होता है, वैसे वैसे आपके इंटरेस्ट एरियाज चेंज होते रहते हैं। बट है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है बैठ के काम करने में, आपका इंटरेस्ट है मूव ऑन करके काम करने में, तो आप एक्टिव हो, ठीक है, तो आप वैसे वाले एरिया में जाओगे तो आप बहुत ज्यादा उसमें सेटिस्फाइड रहोगे। आपको इंटरेस्ट है अगर मानो आप एक पीपल पर्सन हो, आपको जिसको भी हाथ आते जाते हेलो हाय करते हो, बहुत आपको मतलब आपका जो है रुझाव है लोगों से मिलने में, तो उसके हिसाब से आप करियर लेते हो। तो इंटरेस्ट का भी बहुत बड़ा एक रोल होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक बच्चा 10वीं में आया था। उस बच्चे ने, मैंने पूछा आपका क्या इंटरेस्ट है, आपने क्या करना है? तो बच्चे ने बोला कि मुझे तो ना मैम ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना है। मैंने कहा ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना है, चलो बहुत अच्छी बात है। मैंने उसको अच्छे से गाइड किया। अब वही बच्चा जब तक वो 12वीं में आया तो उसने कहा मैम मेरा ना इंटरेस्ट चेंज हो गया है, मैं अब ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं बनना चाहता। मैंने कहा क्यों? तो पहले आपको क्यों लगा था कि आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना है? कहते मैम मैं ना वो बहुत सारे वो सीरियल्स देखता था, जैसे मेरे वो सीरियल कौन सा आता है मूवी, फास्ट एंड फ्यूरियस देख ली, स्पीड देख ली, ऐसी टाइप की मूवीज देख देख के ना मेरा इंटरेस्ट और रुझाव सारा उस तरफ हो गया था। तो आज की डेट में मेरा वो रुझाव नहीं है। इसी तरीके से बहुत से एग्जाम्पल्स है बेटे मेरे पास। तो एक लड़की मेरे पास आई, कहती मैम मेरे को तो इंटरेस्ट ना ड्राइंग में है, और मेरे को वही पहले वाली क्लासेस में, बाद में आके उसका इंटरेस्ट अचानक ही फाइनेंस की तरफ हो गया। तो इंटरेस्ट इज समथिंग विच वी वैल्यू, बट वी हैव टू सी अदर फैक्टर्स ऑल्सो, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं बच्चे वैल्यूज एंड मोटिवेशंस में। वैल्यूज एंड मोटिवेशंस क्या होता है कि हमने हमारा हमारे असूल, वैल्यूज होते हैं हमारे असूल, ठीक है। और मोटिवेशन की हमें क्या चीज प्रोत्साहित करती है, ठीक है। क्या हमें बहुत पैसा कमाना है? अगर हमें बहुत पैसा कमाना है तो हम बिजनेस करेंगे, ठीक है, हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करेंगे।
अगर हमारे वैल्यूज और हमारी मोटिवेशन है बहुत पैसा कमाना, अगर हमारे वैल्यूज हमारी मोटिवेशन है कि मुझे तो शोहरत चाहिए, फेम इज शोहरत ना बेटे, अगर मुझे बहुत फेम चाहिए, मुझे बहुत लोग जाने, तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको बहुत पैसे वाली लाइन में जाना है। हो सकता है आप किसी सोशल कॉज की तरफ जाएं, हो सकता है आप किसी आर्टिस्टिक फील्ड की तरफ जाएं। तो ये वैल्यूज एंड मोटिवेशन ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कोई कहता है कि मुझे तो वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, कोई कहता है मुझे तो सेटिस्फेक्शन चाहिए लाइफ में। सेटिस्फेक्शन चाहिए, पैसा हो ना हो, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, व्हाई नॉट गो फॉर फोटोग्राफी। अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस बनाना है तो आप एक गवर्नमेंट जॉब में जाइए, जहाँ पे एक वो टाइम के हिसाब से नौकरी होती है, उसके बाद का समय आपका अपना होता है। आपको घूमने फिरने में इंटरेस्ट है तो इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ जाइए। तो वैल्यूज एंड मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती हैं। तो आपको ये देखना है कि आपकी वैल्यूज क्या हैं, आपको क्या चीज मोटिवेट करती है। ठीक, नाउ कमिंग टू बेटे पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी होता है हमारा व्यक्तित्व, ठीक है। तो पर्सनालिटी हमारा व्यक्तित्व, जैसे कि मैंने आपको भी जैसे एक एग्जांपल इंटरेस्ट में दिया, एक बच्चा है जो बहुत ज्यादा सोशल है, ठीक है, वो उसका पर्सनालिटी का ट्रेट है। एक बच्चा है जो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है तो किसी और तरह के करियर्स है, इंट्रोवर्ट है तो बैक एंड जॉब्स भी बहुत सारी है। तो पर्सनालिटी ऑल्सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर जॉब सेटिस्फेक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक बच्चा बहुत हाई स्कोर लेता है, ठीक है, नीट भी क्लियर करता है, मेडिकल करना चाहता है, बट जब उसका मैंने पर्सनालिटी देखा तो उसको एंजाइटी इश्यूज बहुत थे। उसको मतलब ब्लड को देख के भी घबराहट होती थी, और इतना अच्छा पढ़ाई में, इतना इंटेलिजेंट, बट पर्सनालिटी मैच नहीं कर रही थी। तो हमने उस बच्चे को उसकी जगह उसको कुछ और दिया जिसके लिए वो बना था। तो समथिंग लाइक दैट, ये आपको ध्यान रखना है बच्चे कि आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छे से आपके जॉब एनवायरनमेंट के साथ मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा समय निकालें और सोचें। कुछ कुछ कभी कभी हम हेल्प अपने फ्रेंड्स की ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है, अपनी पर्सनालिटी के बारे में पूछने के लिए। अब आता है कॉन्टैक्ट्स एंड नेटवर्क। अभी बहुत क्या होता है, जिसको हम देखते हैं उसके जैसा हम करना चाहते हैं। अगर एक फैमिली में डॉक्टर है, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, तो उनमें वो पेरेंट्स चाहते हैं हमारा बच्चा भी डॉक्टर बने। बच्चा खुद भी कहता है कि ठीक है, मेरे घर में तो सारे ही डॉक्टर हैं, मुझे तो डॉक्टरी में ही जाना है। मेरा वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, मुझे तो बिजनेस में ही जाना है। आर्मी ऑफिसर के घर में देखो, सारे उनके बच्चे सिर्फ फौजी अफसर ही बनना चाहते हैं। तो ये होता है हमारा, मतलब हम जो देखते हैं ना बेटे, हमको वो फॉलो करते हैं। और कई बार इसको अगर मैं दूसरी तरीके से बताऊं कि कॉन्टेक्ट्स एंड नेटवर्क हमारे को आगे तक पहुंचाने में भी हेल्प करता है। आपका अगर किसी के साथ स्ट्रांग नेटवर्क है तो आप उसके उसकी हेल्प से आप कहीं आगे तक भी पहुंच सकते हैं। तो अपने नेटवर्क को भी अपने स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। आपका जो सीनियर्स हैं, आपके सुपर सीनियर्स हैं, किसी कॉलेज में जा चुके हैं, उनके साथ जो आपके एलुमनाई हैं आपके स्कूल के, आप अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल में, तो आपके स्कूल के जो सीनियर्स हैं, वो बच्चे जहां जहां सेटल हो रखे हैं, उनके साथ कनेक्ट बनाइए। कई बार कनेक्शन बहुत हेल्प करता है। लास्ट पॉइंट जो मैं यहाँ कवर करूंगी वो है लोकेशन। लोकेशन भी हमारी करियर चॉइस को बहुत इन्फ्लुएंस कर सकता है, उस पर भी हमें ध्यान देना है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं, वो कहते हैं हमें तो मेरीन इंजीनियरिंग ही करनी है, हमें तो फिशरीज ही करनी है, ठीक है। लोकेशन ऐसे भी इंपॉर्टेंट होती है। कई बार क्या होता है, लोकेशन हमें ऐसे हेल्प करती है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो, पर आपके जो कॉलेज है वो आपके आपके दायरे में नहीं आता, आपके बहुत दूर जा नहीं सकते। तो कई बार हमको उस हिसाब से भी अपनी प्लानिंग करनी पड़ती है, ये देखते हुए कि भी हाँ, हम शायद इतनी दूर नहीं जा पाएंगे, तो लोकेशन के हिसाब से भी हम अपने कई बार करियर को चुन लेते हैं, ठीक है बेटे। तो ये होते हैं हमारे कुछ पर्सनालिटी के ट्रेट्स, ठीक है, जिसपे हमें बहुत ज्यादा, ये 7 फैक्टर्स जिसको हमने ध्यान देना होता है। अब आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 11th में हमारी जो प्रोग्रामिंग होगी वो कैसे होगी। पूरा हमने 11th में हमारे जो 4 सेशंस होने वाले हैं, उसमें हमने हर सेशन का एक एजेंडा है वो देखेंगे। अभी इसके बाद में आपसे कुछ फ्यूचर ऑफ वर्क के बारे में बात करूंगी। जैसे कि फ्यूचर ऑफ वर्क, आप सब जानते हैं बेटे, टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली बाय लीप्स एंड बाउंड्स इट्स ग्रोइंग, ठीक है। इतनी इतनी स्पीड में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या जॉब्स, जो लोगों की जॉब्स के ऊपर हावी पड़ेगी, हमने ये देखना है, ठीक है। और हम अपने कॉलेज के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं, इस बारे में मैं आपसे बात करूंगी बेटे।
अच्छा, अब आते हैं हम स्कोप। अब मुझे कौन बताएगा बेटे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कोप? बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कोप? टारगेट। ओके, अच्छा, और बताइए, स्कोप का मतलब टारगेट। स्कोप का मतलब टारगेट कैसे हो सकता है बेटे? टारगेट तो होता है गोल, स्कोप का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे पास स्टूडेंट आके बोलते हैं कि मैम मुझे तो ऐसे करियर में डालिए जिसका बहुत स्कोप है। ये बात कुछ समझ में आई? आप लोग बोलते हो बेटे मैडम के पास जाके, या आप सोचते हो कि मुझे तो वही करियर करना है जिसमें बहुत स्कोप है? हाँ, तो ये अगर मैं आपको बताऊं स्कोप, हाँ स्कोप को हम बोल सकते हैं कि इस चीज में बहुत अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। पर इसका अगर मैं आपको सही मीनिंग समझाऊं, स्कोप मींस कौन सी स्ट्रीम क्या ज्यादा जॉब्स में बेनिफिट हो सकता है। हाँ, तो ये बच्चे ये समझते हैं कि स्कोप जिसमें है हमें तो वही साइंस उसी साइड में जाना है। पर ये बहुत ही वेग टर्म है बेटे। किसी बच्चे के लिए किसी और चीज का स्कोप हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर मैं बोलूं इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है तो हर बच्चा जो इंजीनियर बन रहा है उसको जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो स्कोप को अगर हमने समझना है तो मैं आपको आगे एक अपनी अगली स्लाइड में लेके जाती हूँ। हमें समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो इस हमारे सराउंडिंग में जॉब्स क्रिएट होती है बेटे, जो नौकरियां क्रिएट होती हैं वो कैसे क्रिएट होती है? अगर नीड है, अगर सोसाइटी में किसी चीज की डिमांड है, किसी चीज की नीड है, तो उसको पूरा करने के लिए जॉब्स भी बनती हैं। तो उसका स्कोप आप उस पॉइंट से आप देख सकते हो, ठीक है। और किस तरीके से हम स्कोप के बारे में बात कर सकते हैं, आगे आप ये देखिए बेटे। हम स्कोप को ना थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे, बियॉन्ड स्कोप सोचेंगे। जो हर कोई कर रहा है, डॉक्टर का स्कोप है, इंजीनियरिंग का भी स्कोप है, पर वो क्या मैं उसके लिए बना हूं कि नहीं, वो इसलिए हम स्कोप को बहुत वेग टर्म कहते हैं। स्कोप भले ही होगा पर मैं उसके लिए हूं कि नहीं, वो हम साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद, अपने आप को जानने के बाद हम के बारे में बात करते हैं। पर स्कोप को समझने के लिए और ये ज्यादा जरूरी है कि हम कुछ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें बेटे। अब ये आपके सामने लिखा हुआ है कुछ, हंगर, पोल्यूशन, वेस्ट एंड सेफ्टी। इस सोसाइटी में ना बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के को देखते हुए यहाँ पर तो हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं डिस्कस कर सकते। जस्ट टू गिव यू लिटिल आइडिया, आपको आइडिया देने के लिए यहाँ हमने 4 प्रॉब्लम्स को सामने रखा है। एक प्रॉब्लम हंगर। हंगर है प्रॉब्लम की नहीं है, बताइए? है प्रॉब्लम हंगर की? यस। क्या प्रॉब्लम पोल्यूशन की आप देखते हैं अपने आसपास? यस। क्या आपको वेस्ट की प्रॉब्लम दिखती है? लोग कहीं पे भी कचरा फेंक देते हैं, और कचरा इतना बड़ी समस्या बन चुका है आज की डेट में। और सेफ्टी, ये भी प्रॉब्लम है बेटे। लड़कियों को घर से बाहर हम अकेले नहीं जाने देते, ठीक है, क्योंकि सेफ्टी के इश्यूज हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को अगर हम देखें, सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूँ बेटे हंगर के ऊपर। अगर हंगर की तरफ किसी को लगता है कि भी मुझे अपना लाइफ में ना लोगों को भूखा नहीं देखना, तो मैं किस करियर में जा सकता हूँ? मैं शेफ बन सकता हूँ, एग्रीकल्चरिस्ट बन सकता हूँ। जो एग्रीकल्चरिस्ट क्या होते हैं? एग्रीकल्चरल साइंसेज में, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट बन सकते हैं वो लोग जो बेटर क्रॉप्स की तरफ काम करते हैं, कि उनको मतलब जो टेक्नोलॉजी को यूज करके हम कैसे फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, दे आर ऑल एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं, जो मतलब फूड टेक्नोलॉजी क्या होता है कि नए नए डिवाइसेस के साथ, फार्मर्स के साथ, नए नए डिवाइसेस के साथ, नई नई मशीनरीज के साथ हम गुड क्वालिटी सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं जब, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के जो सीड्स बनाते हैं, फूड टेक्नोलॉजी वो होती है। अब फूड टेक्नोलॉजी का दूसरा एग्जाम्पल आप देखें बेटे, मार्केट में आप जाएंगे, जो प्रोसेस्ड फूड है, ठीक है, जैसे अंकल चिप्स है, चीज है, जैम है, ये सारों को फूड टेक्नोलॉजी के साथ ही प्रिजर्व किया जाता है। तो इनके पीछे किसका रोल है? शेल्फ लाइफ फूड की कितनी बढ़ चुकी है, कितनी कम है उसकी लाइफ, इसके पीछे किसका रोल है इसमें? फूड टेक्नोलॉजिस्ट का, न्यूट्रिशनिस्ट का, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे लोगों को भूखे मरता हुआ नहीं देखना, तो कुछ हम ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे कि हम प्राइसेस को कंट्रोल कर सकें। अगर प्राइस कंट्रोल होंगी तो खाना गरीब से गरीब इंसान भी ले पाएगा। तो ये हो गए हंगर को लेके कुछ करियर्स हैं, जो कुछ करियर्स यहाँ दे रखे हैं, बट ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए है।
अगर आप इस पे रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हंगर को सॉल्व करने के लिए हम और कितने करियर्स में जा सकते हैं। इसी तरीके से बेटे वेस्ट मैनेजमेंट, कोई भी चीज हमने अपने घर से बाहर फेंकी वो वेस्ट है, ठीक है। जो भी चीज यूज के बाहर है वो वेस्ट है। वो वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, वो वेस्ट कोई भी मतलब हैजर्डस भी हो सकता है। बहुत बड़ी, मैंने जैसे बताया कि ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है वेस्ट की। प्लास्टिक एक बहुत बड़ा वेस्ट है जिसको अभी गवर्नमेंट कंट्रोल करने में भी अभी कंट्रोल करना इतना मुश्किल हो रहा है, बट बहुत बहुत टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं। आप देखो प्लास्टिक को कंट्रोल करने में क्या है कि प्लास्टिक बंद करके दूसरी तरीके की थैलियां निकाल दी है, कपड़े के बने बने थैलीज आ गई हैं, कागज के बने बने पैकेट्स आ गए हैं। तो वो हमारा एक स्टेप है, ठीक है। वुडन स्पून आ गए हैं, प्लास्टिक की स्पून बंद हो गई हैं, वुडन प्लेट्स आ गई हैं। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए कि हम वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान दें। अभी और वेस्ट क्या है, फैक्ट्री का वेस्ट है, इंडस्ट्री का वेस्ट है, हॉस्पिटल का वेस्ट है। मतलब इट्स अ वेरी वेरी बिग एरिया टू वर्क ऑन। अगर किसी का ध्यान वेस्ट को कंट्रोल करने की तरफ जाता है तो वो अपना वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ जा सकता है, एनवायरमेंटलिस्ट बन सकता है, इकोनॉमिस्ट बन सकता है। इकोनॉमिस्ट का क्या काम है बेटे, जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कि हमारा जो हमारे बेस्ट रिसोर्सेज को यूज करके, कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके बेस्ट आउटपुट दिया जाए। तो इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, एनवायरमेंटल लॉ में जा सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी में जा सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी जो लोगों के माइंड को भी रीड करते हैं, ठीक है, उनके बिहेवियर को करेक्ट करने के लिए एंथ्रोपोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, 3 R सुने हैं बेटे, 3 Rs ऑफ सस्टेनेबिलिटी। लिखो जरा, 3 Rs का क्या मतलब होता है। 3 Rs, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये किसने, कनिष्का ने जवाब दिया है। ठीक है, तो बेटे ये जो सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बहुत बड़ा एरिया है, यू कैन जंप इन दैट एरिया। तो प्लास्टिक का प्रॉब्लम, पैकेजिंग का प्रॉब्लम, या मतलब किसी भी वेस्ट प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप वेस्ट मैनेजमेंट में जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें पोल्यूशन, पोल्यूशन, हवा का पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, हर जगह आप देखें पोल्यूशन है। तो कौन लोग काम कर सकते हैं इस एरिया में, सिविल इंजीनियर्स। अब आप ये देखो, रास्ते में जो पोल्यूशन क्यों होता है, कहीं कोई गाड़ी खराब हो गई, क्यों खराब हो गई, क्योंकि सड़क खराब थी, सड़क खराब थी, गाड़ी खराब हो गई, लंबी लाइन बन गई, और कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ी से इतना निकलता है, इतनी पोल्यूशन होती है। तो उसके लिए भी कुछ लोग काम कर सकते हैं। सिविल इंजीनियर्स अच्छी सड़कें बना सकते हैं। अगर आप देखें कि एजुकेशन अच्छी अगर कोई लेता है तो एजुकेशन के साथ आप लोगों को बहुत अवेयर करा सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्ट लॉ बना सकते हैं, देयर लॉ मेकिंग हैं जो बॉडीज हैं, वो लॉ बनाती हैं, पब्लिक पॉलिसी वाले भी अपनी पॉलिसी बनाते हैं। अगर आपने सुना हो जैसे दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो जाता है सर्दियों, जब ये घास कटाई का टाइम आता है, जब फसलों की कटाई का टाइम आता है, तो उस टाइम पे एक पॉलिसी निकाली थी अरविंद केजरीवाल ने। वो क्या पॉलिसी थी, कोई बता सकता है, क्या पॉलिसी निकाली थी कि एक दिन एक तरह की गाड़ियां चलेंगी, एक दिन दूसरी तरह की गाड़ियां चलेंगी, क्या था वो पॉलिसी, लिखिए बेटे जरा। हाँ, वेरी गुड गौतम, क्लैप्स फॉर यू बेटे। ऑड एंड इवन, एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी और एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल जितनी भी गाड़ियां थी, अगर 100 गाड़ियां थी रोड पे तो सीधे सीधे 50 हो गई। तो ये एक पॉलिसी मेकर का काम था। तो ये आपने देखना है बेटे कि आपकी कॉलिंग कहाँ है। इसी तरीके से अगर हम सेफ्टी की बात करें, ये देखो कितने सारे करियर सामने लिख कर आ रखे हैं। आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, कोर्ट के किसी भी वर्टिकल को आप कर सकते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट लॉ है, साइबर लॉ है, और क्या है, क्रिमिनल लॉ है, किसी भी चीज में आप जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी में जा सकते हैं। अब और तो और जर्नलिज्म, जर्नलिज्म इतना बड़ा एरिया हो चुका है कि कोई भी क्राइम अननोटिस तो जा ही नहीं सकता। अभी हिमाचल प्रदेश में और कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, कौन कवर कर रहा है, जर्नलिज्म। तो अगर हम ये देखें कि एक ये 4 प्रॉब्लम से जो करियर्स निकल कर आए हैं वो मिक्स एंड मैच हैं। मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ बेटे कि यहाँ जो करियर्स निकल कर आए हैं वो खाली साइंस के करियर्स नहीं है, उसमें ह्यूमैनिटीज के भी हैं, उसमें कॉमर्स के भी करियर्स हैं, और उसके अंदर आपके आर्ट्स के करियर्स भी हैं। तो ये सारे करियर्स मिक्स एंड मैच होके निकलते हैं। तो आपको अपने लिए ये सोचना है कि कोई भी मैं स्ट्रीम लूं पर मेरे अंदर का कॉलिंग क्या है, उससे मैं करियर्स में जा सकता हूँ।
ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटे, आपने ये वाला कभी पिक्चर देखा है? ऐसा आपने बहुत सारे स्कूल में मैंने देखा है, ऐसा बोर्ड पे लगा हुआ, देखा है कभी? क्या चीज है ये? कुछ बच्चे हैं जो जानते होंगे पक्का ये चीजें क्या हैं। देयर आर 17 गोल्स। व्हाट आर दीज 17 गोल्स स्वीटी? टेल अस। हाँ बेटे। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा राहुल ने कि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट है, मुझे तो सीए बनना है। बेटे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे जब 1-on-1 सेशन में आएंगे। आप सारी अपनी क्वेरीज अपने मैडम से पूछिएगा, ठीक है? हाँ, ये इसको हम कहते हैं बेटे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। पुष्पेंद्र, क्लैप्स फॉर यू आल्सो बेटे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये किस नेशन ने बनाया है? ये बनाया है यूएन, यूनाइटेड नेशन ने। और बहुत सारे नेशंस इसमें क्लब इन हो गए हैं, और हम सब ने प्लान किया है, बहुत सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि हम इन 17 गोल्स की तरफ काम करेंगे। दीज 17 गोल्स आर कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इन गोल्स पे काम करने से क्या होगा कि हम अपने सोसाइटी को, हम अपने अपने नेशन को, अपनी कंट्री को हम बहुत अच्छे से उठा पाएंगे बेटे। ये गोल्स कौन कौन से हैं? जैसे फर्स्ट है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, कोई भूखा ना रहे, कोई गरीबी ना रहे, सबका अच्छा स्वास्थ्य हो, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग के लिए आप क्या कर सकते हो? जीरो हंगर के लिए आप शेफ बन सकते हो, नो पॉवर्टी के लिए भी आप शेफ बन सकते हो, पब्लिक पॉलिसी में जा सकते हो। गुड हेल्थ और वेल बीइंग के लिए क्या कर सकते हो? मेंटल प्रैक्टिशनर बन सकते हो, डॉक्टर्स बन सकते हो, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। देखो कितने करियर्स निकल कर आए इससे। मुझे गुड हेल्थ की तरफ ध्यान देना है तो मेरे लिए इतने सारे करियर्स हैं। मुझे अगर मुझे एजुकेशन सेक्टर में जाना है, क्योंकि अगर मैंने एजुकेशन सेक्टर में जाके मैं अपनी सोसाइटी को बहुत अपलिफ्ट कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि बैकबोन, किसी भी सोसाइटी की बैकबोन क्या होती है? उसकी क्वालिटी एजुकेशन। तो हमें कौन चाहिए? हमें बहुत पैशनेट टीचर्स चाहिए, जो दिल लगा के, मन लगा के हम टीचिंग करें, ठीक है? जेंडर इक्वालिटी, ये देखो कुछ 17 गोल्स हैं, मैं कुछ कुछ को कलेक्ट आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ। जेंडर इक्वालिटी क्या है कि लड़का और लड़की में कोई मतभेद ना हो, ठीक है? ये जो भेद है ना, बॉय है या गर्ल है, इसका भेद खत्म हो। तो कौन काम कर सकता है और किस एरिया में हम काम कर सकते हैं? एज अ सोशल वर्कर, एज अ सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है? और अगर हम कहें कि हमें साफ पानी, बिजली और सबको काम मिलना चाहिए, इस दुनिया में कोई ऐसा ना हो जिसे काम ना मिले, सारी इंडस्ट्रीज आगे बढ़े, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो, हमारा वातावरण ठीक रहे, हमारा जल जीवन ठीक रहे, इन सब को करने के लिए, इन सब क्षेत्रों में जाने के लिए देयर आर सो मेनी करियर्स इफ यू सी हियर। और ये हमारा है फ्यूचर। फ्यूचर मतलब अगर आप कहें कि हमारे फ्यूचर में हमारी जॉब रोल्स कहाँ होंगी, तो हमारी फ्यूचर की जॉब रोल्स इन्हीं किन्हीं सेक्टर्स में से निकल कर आएंगी, ठीक है? अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाती हूँ यहाँ पे। वीडियो क्यों नहीं आ रहा है? एक मिनट। छोटा सा वीडियो देखिए बेटे, इसमें आपको बहुत जानकारी मिलेगी। Did you know that the UN Sustainable Development Goals are a universal call to action that unites 193 countries around the world? If these global goals are fulfilled by 2030, life on Earth will be better for everyone. So, what are these goals? Eliminate poverty in all its forms. No hunger. Everyone should have safe, nutritious, and sufficient food. Everyone has equal access to healthcare, thus ensuring our well-being and a healthy life. Equal access to a quality education. Ensure gender equality where women and girls have the same opportunities as men and boys. By achieving these goals, each member of our society will be equal, safe, and happy. UN global goals also include access to safe drinking water and sanitation, access to clean energy that is safe for people and the environment, sustainable and stable economic growth. Everyone has a decent job, strong infrastructure, and the support of innovations. Lower inequality within and among countries. Cities and settlements be developed without damaging the environment and people.
Achieving these goals will result in the well-being of people and our planet. We can further take care of our environment with the following goals: sustainable and safe production and consumption of products. Take urgent measures to reduce climate change and its impact. Ensure the sustainable use and protection of ocean and sea resources. Restore and protect Earth's ecosystems. By achieving these goals, we will form a society where strong institutions ensure peace and justice. It is important for everyone to be involved and to build partnerships for achieving sustainable development goals. You are part of this process. Demand the implementation of these goals. Take the lead and share information with your friends. Did you know that the UN Sustainable Development Goals are a universal call to action that unites 193 countries around the world? If these एक global सेकंड, goals मेरा are share fulfilled by stop हो गया है, 2030, मैं एक बार दोबारा से life share on Earth करती will हूँ, be उसको better बंद for करके। everyone. So, what are these goals? तो बच्चों ये समझ में आया आपको, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं? एक मिनट में शेयर कर रही हूँ। 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, अभी देखो बेटे, जो हमने किया अभी जो देखा वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, ठीक है? एक मिनट, आपका चैट विंडो भी खोल लेते हैं। या अच्छा, अभी हम चलते हैं इससे फ्यूचर ऑफ वर्क की तरफ। अब फ्यूचर ऑफ वर्क क्या बताइए? Future of work, we are preparing for jobs that may not exist in the future. We need to prepare for the ones that don't exist today, but will be there in the future. अब हम इसका क्या मतलब है कि हम आज की डेट में सारे एक होड़ बनी हुई कि हमको वो जॉब करनी है जो ऑलरेडी हमको दिख रही हैं। जो जॉब हमें दिख रही हैं वो आज से 5 साल 8 साल बाद वो जॉब नहीं होने वाली हैं, ठीक है? और जो जॉब नहीं दिख रही हैं वो आएंगी आने वाले फ्यूचर में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? वो पूरा सिनेरियो चेंज कर रहा है, ठीक है? इट इज चेंजिंग द एंटायर वर्ल्ड। बहुत सारी जॉब्स हैं जो चली जाएंगी, जैसे टेक्नोलॉजी। आपने नाम सुना है बेटे चैट जीपीटी? नाम सुना आपने चैट जीपीटी का? उसके अलावा आपने क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स। ये जैसे रोबोटिक है, सर्जरी आज भी डॉक्टर्स करते हैं, और सर्जरी आज रोबोट्स भी करते हैं और डॉक्टर पीछे बैठते हैं। तो क्या है वो, कैसे सर्जरी होती है? और प्रिसीजन के साथ होती है और परफेक्शन के साथ वो जो है सर्जरीज होती हैं। तो मतलब जो चांस है ह्यूमन एरर का और जो स्पीड है वो बहुत बढ़ चुकी है, ह्यूमन एरर का बहुत स्कोप कम हो चुका है। तो ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान में ये रखनी है कि जो हमारा आने वाला फ्यूचर है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की वजह से कौन सी जॉब्स हैं जो चली जाएंगी। बता सकते हैं बेटे कौन सी जॉब्स हैं जो चली जाएंगी? कुछ जॉब्स हैं, जैसे लिखे, अगर आप लिखेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। बताइए कैसी जॉब्स हैं जो चली जाएंगी? ओके, डाटा एंट्री वाली जॉब्स खत्म हो जाएंगी, कोई भी मैकेनिकल जॉब्स चली जाएंगी, टेलीफोन वाली जो टेलीकॉलिंग वाली जॉब्स हैं वो कम हो जाएंगी, जो बेसिक डाटा का एनालिसिस है वो सारा मैकेनिकल हो जाएगा, ऑटोमेशन में हो जाएगा। तो वो सारी जॉब्स आप देखेंगे कि धीरे धीरे कम हो जाएंगी। बैंक में जो टेलर्स हैं, कैशियर्स हैं, डाटा एंट्री करने वाले हैं, ये क्लरिकल जॉब्स हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। और 2050 तक आने में 2035 2035 टू 40 के बीच में नई नई जॉब्स कौन सी आएंगी, और जो कुछ जॉब्स हैं जो जिनके साथ आप ये समझे कि ये सेफ हैं, वो हो सकते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जो हेल्थ सर्विसेज के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी जॉब्स को कोई खतरा नहीं है। डाटा इतना क्रिएट होता है बिकॉज द वर्ल्ड हैज बिकम डिजिटल,
इतना डाटा क्रिएट होता है, तो उस डाटा को एनालाइज करने के लिए वी नीड डाटा एनालिस्ट, वी नीड डाटा साइंटिस्ट। वो सारी जॉब्स बिल्कुल सही सलामत रहेंगी और आएंगी और बढ़ बढ़ के आएंगी। साइबर सिक्योरिटी, कितना डिजिटल आप देखें थेफ्ट्स कितने होते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी एक एरिया है जहाँ पे आप देखेंगे कि उसकी जॉब्स बहुत आएंगी। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, सस्टेनेबिलिटी जैसे मैंने बताया, एजुकेशन सेक्टर, बहुत जॉब्स होंगी। उसके अलावा क्रिएटिविटी जैसा हैंडमेड क्राफ्ट वर्कर्स, ये बिल्कुल सही आंसर दिया अंशिका ने। ये सारे लोगों की हमेशा हमेशा आर्टिजन्स की जरूरत हमेशा रहेगी। एल्डर की जो होती है केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप आगे मैं आपको लेके चलूंगी थोड़ा डेमोग्राफिक्स के बारे में बात करेंगे, तो ये जो कुछ जॉब्स हैं जो आने वाले टाइम पे होंगी उनकी तरफ आपने अपना ध्यान लेके जाना है। और जो जॉब्स अभी चल रही हैं वो उस पे जाके थोड़ा गूगल पे भी सर्च करिए कि कौन सी जॉब्स हैं जो मैकेनिकल और बिल्कुल ही जो जो रेपिटेटिव हैं वो आउट होंगी। अब ये देखिए बेटे, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क। अब इसके बारे में हम सबको पता है बेटे, कोविड आने के बाद से लाइफ कितनी कितनी ज्यादा चेंज हुई। हमने बहुत ही अलग तरह से जीना भी सीख लिया, बहुत तरह से जॉब का एक वर्क एनवायरनमेंट चेंज हो गया। सारा कुछ हमने जो चीज आने वाले 10 सालों के बाद सीखनी थी वो सब चीजें हमने पहले सीख ली। जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो स्कूल आपका घर से चल रहा था, वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, स्कूल वाज आल्सो फ्रॉम होम, ऑल दैट वाज हैपनिंग बिकॉज कोविड की वजह से लाइफ बिकेम नाउ मच मोर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बेटे। अब देखो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मैंने आपको बताया, रोबोटिक्स है, सेंसर्स हैं, ऐसी ऐसी गाड़ियां आ रही हैं जिनके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं, ड्राइवर्स की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, दैट इज द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज हैपनिंग। आज इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में अभी विदाउट ड्राइवरलेस कार्स तो शायद बड़ी बड़ी सोसाइटीज में ही आई होंगी, या फोर्टिस हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे बड़ा क्लीन सा एनवायरनमेंट होता है। बाकी सड़कों पे अभी तो नहीं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट यस टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग। डाटा है, डाटा साइंसेस, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, कितना हमारा हम अपने लैपटॉप को भर देते हैं, हमारा जो डाटा है अगर हम उसको क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू अगर हम उसको क्लाउड में स्टोर करें, ये कभी किसी ने पहले सुना ही नहीं होगा। अब देखो टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं। आप एक रिमोट यूज करके अपने घर को लॉक कर सकते हो, आप अपने घर को खोल सकते हो, फ्रिज ऑन कर सकते हो, ऑल द थिंग्स आर कनेक्टेड विद इंटरनेट, सो दैट इज IoT। अब आप देखो ये जो बच्चे का आप सामने फोटो देख रहे हो बेटे, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, दिस इज ऑल दी वर्क ऑफ दिस इज ऑल टेक्नोलॉजी विच इज गोइंग टू बी देयर इन दी फ्यूचर। आगे आप देखो ग्लोबलाइजेशन है। मैं ये बोलूंगी कि हमारा ये पूरा का पूरा वर्ल्ड है ना, इट हैज श्रिंक टू ए स्मॉल विलेज, क्योंकि इतनी सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे हैं डिजिटली, पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इससे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ग्लोबलाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से भी बिजनेसेस हैं, एम्प्लॉयज हैं बेटे, जो आपस में दूर दूर से, दूर दराज देशों से भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, ऑल बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल वर्ल्ड। अब नेक्स्ट चीज मैं जो ये कहना चाहूंगी इसमें डेमोग्राफिक्स हैं बेटे। डेमोग्राफिक्स देखें कि अगर हम कहें कि इंडिया इज अ वेरी यंग नेशन, इंडिया में जो वर्क फोर्स है 15 से लेके 35 ईयर्स तक मैक्सिमम वर्क फोर्स है। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें जो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन है दैट इज 60+, ठीक है, तो उनका जो वर्क फोर्स है वो कम है, इंडिया का वर्क फोर्स बहुत ज्यादा है। तो जहाँ ज्यादा वर्क फोर्स अवेलेबल होगा वहां ज्यादा जॉब्स मिलेंगी। तो दैट वे यू इंडियंस वी शुड बी रेस्ट एश्योर्ड कि हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड्स को देखते हुए हमारे पास आने वाले समय में बहुत जॉब्स हैं। सिर्फ हमें समझना क्या है कि हमें ये 4 फैक्टर्स हैं जो अच्छे से रिसर्च करने और समझना है कि हमारे को हमारे जॉब जो आने वाला फ्यूचर है वो किस तरीके से चेंज हो सकता है इन 4 फैक्टर्स के साथ। अच्छा, अभी हम ये देखते हैं कि हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर द वर्क ऑफ फ्यूचर। अब फ्यूचर तो चेंज होगा, अब हमें अपने अंदर क्या स्किल्स लेके आने हैं ताकि हमारी वैल्यू बनी रखे, हमारी वैल्यू बनी रहे। हम जॉब के बारे में स्कोप पूछते हैं, हमें ये बोलना चाहिए कि हमारा स्कोप है। कभी हमने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हमारे अंदर ऐसे स्किल्स हैं कि जब एक इंटरव्यू में सिलेक्शन होगी किसी कंपनी के लिए, तो क्या मेरी सिलेक्शन 10 कंपनीज वाले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कोप।
मतलब आपका होना चाहिए स्कोप, ना कि जॉब का। मैं अपने आप को इतना हुनर अपने अंदर लेके आऊं, मैं अपने इतनी सेल्फ डेवलपमेंट करूं, अपने गलतियों के ऊपर इतना वर्क करूं, और अपने कंफर्ट जोन से मैं इतना बाहर निकल के काम करूं, ताकि मेरा एक स्कोप बन सके। लॉट ऑफ कंपनीज शुड गिव मी जॉब। एक कंपनी में अप्लाई करूं, 10 कंपनी में अप्लाई करूं कि 10 की 10 कंपनी मुझे ले ले, तो दैट मीन्स मेरे अंदर इतने हुनर हैं और मेरा बहुत स्कोप है, मेरे को कोई भी कंपनी ले सकती है। तो आपने अपने अपने उन स्किल्स की तरफ काम करना है, ठीक है। अपने जो आपकी लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं उनके ऊपर काम करना है, अपने गोल पे काम करना है कि ये मेरा गोल है। उस गोल को पाने के लिए मेरा बड़ा ओपन माइंडसेट होना चाहिए, मेरा एक वो क्लोज्ड माइंडसेट नहीं होना चाहिए। मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर लर्निंग करनी है। इंटरनेट है, इंटरनेट की वजह से हमारे पास कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हम रह के अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। और लोगों को देखकर, जॉब शेडोइंग करके, इंटर्नशिप, जहां मौका मिले अपने आप की लर्निंग का वो आपने करना है। इस तरीके से आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे। और कौन से वो स्किल्स हैं जिनकी हमें जरूरत है? कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स क्या है? लोगों से कनेक्ट करना, इंटरपर्सनल स्किल्स बोलूंगी मैं उसको। हम लोग कई बार क्या होते हैं, बड़े शाई होते हैं, हम एक दूसरे के साथ बात करने में झिझकते हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारे को कहीं रोके आगे बढ़ने से। तो वर्क ऑन योरसेल्फ, अपने आप को जानिए, मैनेजमेंट स्किल्स पे काम करिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स पे काम करिए, रिसर्च स्किल्स पे काम करिए, क्रिएटिव स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। ये सारी चीजें हैं जो आपको आगे वाले आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बनाएंगे बेटे, एक एसेट बनाएंगी किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है। लर्निंग स्कूल टू वर्क सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। अब एक चीज मैं कहना चाहूंगी बच्चों, कंपटीशन तो बहुत टफ है आने वाले टाइम का, ठीक है। तो जब तक ये बच्चा इस competitive वर्ल्ड में फाइट करने लायक नहीं होगा, job will not be easy for him, life will not be easy for him. So for that you need to work on your values, अपने हार्ड स्किल्स। अब देखो, ये जो स्कूल्स के अंदर हम हार्ड स्किल्स सीखते हैं, हार्ड स्किल्स यानी कि पढ़ाई लिखाई, एकेडमिक्स। और सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है? कम्युनिकेशन स्किल्स। स्कूल में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने के लिए कोई एक अलग से सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। आपको अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं होता कि आपको डिसीजन मेकिंग सिखाएंगे या आपको ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स सिखाएंगे। कोई होता है ऐसा सब्जेक्ट स्कूल्स में? बताइए। स्कूल्स में तो इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये होते हैं हार्ड स्किल्स, ये पढ़ के हम अपने हार्ड स्किल्स करते हैं। पर जो हमारी सॉफ्ट स्किल्स हैं वो हमें अपने आप पे खुद वर्क करना पड़ता है, अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ती है। एक सर्वे में पढ़ रही थी, उस सर्वे के हिसाब से बेटे 15%, 15% ऑफ, मतलब जो हार्ड स्किल्स हैं वो 15% किसी की सक्सेस को इवैल्यूएट करते हैं। और अगर आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स हैं, दैट विल कंट्रीब्यूट टू 85% ऑफ सॉफ्ट स्किल विल बी देयर, यू विल बी एबल टू फेच बेटर जॉब्स, ठीक है। तो मोस्ट एम्प्लॉयज जो हैं, जो बहुत सारे जो जहां आप जॉब लेने जाएंगे, वो क्या चीज देखेंगे कि जिसको मैं जॉब देने जा रहा हूँ वो बच्चा क्या रिसोर्सफुल है, क्या वो बच्चे के इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, क्या वो पैशनेट है, क्या वो पॉजिटिव माइंडसेट से आता है कि नहीं आता है, क्या वो खुद सेल्फ डायरेक्टेड है, क्या उसके डज ही हैज फायर इन हिज बेली, आगे बढ़ने का उसके अंदर खुद जज्बा है कि नहीं है। ये सारी चीजें देखी जाती हैं। दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स। और आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि स्कूल में भी ना सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत काम होगा, शुरू सब्जेक्ट्स बनेंगे। नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, अब इसके बारे में थोड़ा बात करें। फ्यूचर टेक्नोलॉजी, फ्यूचर इनोवेशंस जैसे इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, ये सारी सर्विसेज दे आर नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, वायरलेस नेटवर्क्स, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें जो हैं दे आर कमिंग। तो यू हैव टू मेक बेस्ट यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी हियर, ठीक है बेटे। अब हम इसके बाद देखते हैं कि हमें अपने कॉलेज का आगे प्लानिंग कैसे करनी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, अभी हम 5 मिनट इस पे लगाते हैं कि हमारे को जो प्लान बनाना है ना, हमारे 2 तरह के प्लान बन सकते हैं। अब सब बच्चे अपने अपने काउंसलर्स के पास जाएंगे, तो हमारे प्लान 2 तरीके से बन सकते हैं। एक प्लान वो होता है जो आपका कोर्स बेस्ड होता है,
ठीक है, जिसमें आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट, जैसे प्लान है आप कैसे बना सकते हैं, मैं आपको 4 चीजें बताती हूँ। जिस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे हैं, आप वो कोशिश करके रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। मानो आप हिस्ट्री में बहुत अच्छे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि मुझे आगे हिस्ट्री को लेके ही अपना करियर बनाना है, क्योंकि मेरे को वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है। और जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, तो उसमें ऑब्वियसली आप नंबर भी अच्छे लेके आएंगे। या फिर ये कह लें, जिस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आते हैं, उसको आप बार बार करेंगे तो वो सब्जेक्ट भी आपको पसंद आता है, तो वो एक रीजन हो सकता है अपना, उसको आप अपना कोर्स बना सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज होती है जहाँ पे किसी भी कोर्स को करने के लिए ना कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपके पास ये सब्जेक्ट होगा तभी हम आपको एडमिशन देंगे। तो एक आपको वो भी ध्यान रखना है कि अगर मानो कि आपको पायलट बनना है, तो आप अगर फिजिक्स और मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे तो आप पायलट नहीं बन सकते। अगर आपको आर्किटेक्चर बनना है, भले ही आपको केमिस्ट्री ना भी पसंद हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो फिर भी आपको तीनों पढ़ने हैं। तो ये भी एक तरीका है आपको देखने का बेटे कि मैं अपना प्लान ए वाला जो कोर्स लूं वो मैं किस हिसाब से लूं, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे भी आप देख सकते हैं कि अगर एंट्रेंस एग्जाम में कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे कई जगह पे अप्लाइड मैथमेटिक्स जरूरी है किसी किसी कोर्स के लिए, तो आपको वो भी अपने कोर्स को चुनते हुए अपने 11वीं 12वीं में वो सब्जेक्ट्स को भी रखना है। तो जिस सब्जेक्ट को आप अच्छे से कर सकते हैं, आप उसका प्लान ए रखेंगे। जैसे कि अगर आपको बनना है डॉक्टर, तो आपने प्लान ए बना लिया मेडिकल। प्लान बी क्या हो सकता है बेटे, अगर आपकी कोई कुछ हॉबीज हैं, ठीक है, अगर मानो मैं एकेडमिकली नहीं रीच आउट कर पाया, तो मैं प्लान बी में अगर मेरा मेरा वाकई रुझाव मेडिकल साइंसेज की तरफ है, तो मैं ये भी सोच सकता हूँ कि मुझे तो हॉस्पिटल सेटिंग में काम करना है। अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो क्या हुआ, मेरे पास अलाइड मेडिकल सेक्टर्स कितने हैं, मेरे पास रिसर्च करने के लिए कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अगर मैं जेनेटिक्स ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मेरी हॉबी ही है बायो पढ़ना, अगर मुझे अच्छा लगता है बायो पढ़ना, तो मैं क्यों ना फिर मैं जेनेटिक्स कर लूँ। और मैं डायरेक्टली अगर पेशेंट्स को नहीं ट्रीट कर सकता, तो मैं इनडायरेक्टली पेशेंट्स को ट्रीट करूँ। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि अगर हॉबीज की बात करें, मुझे मेडिकल साइंस भी पसंद है और मुझे कुकिंग भी बहुत पसंद है। अगर मैं डॉक्टर बन गई तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं कुकिंग की तरफ भी जा सकती हूँ, मैं शेफ बन सकती हूँ, क्योंकि मेरी हॉबी है, मैं हमेशा इस चीज को एंजॉय करूंगी। मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो मैं क्यों ना मैं स्पोर्ट्स कोच बन जाऊं, क्यों ना मैं स्पोर्ट्स का, अगर मैं पहले कोशिश करूंगी कि मैं प्लेयर बनूं, अगर मेरे पास बहुत सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, तो मैं स्पोर्ट्स में भी जा सकता हूँ। और अगर मैं स्पोर्ट्स में ऐसे नहीं गया, तो मैं स्पोर्ट्स को मैनेजमेंट की फॉर्म में चला जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये बेटे, प्लान ए आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं, और प्लान बी होता है जिस चीज को आप अपना हॉबी मानते हैं, और एकेडमिक्स और हॉबी को आप इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को मिला के भी आप अपना प्लान बना सकते हैं। अब प्लान ए के हिसाब से भी हम 4 कॉलेजेस रखते हैं। अगर मेरा प्लान है इंजीनियरिंग का है, तो मैं खाली जेई का एग्जाम देके नहीं रुकूंगी, मैं जेई के एग्जाम के साथ साथ मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी के भी कुछ एग्जाम्स दूंगी, मैं प्राइवेट कॉलेजेस को भी टारगेट करूंगी, तो कहीं ना कहीं तो मेरे को एडमिशन मिलेगी ना। प्लान बी के हिसाब से भी हम अपने 4 कॉलेजेस रखते हैं, उसके हिसाब से हम अपने एग्जाम्स को भी तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका जो आपको ध्यान देना चाहिए बेटे। अच्छा, अभी मैं आपको नेक्स्ट डैशबोर्ड पे लेके जाऊंगी बेटे। careerguidance.app इज द डैशबोर्ड ओरिएंटेशन। मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लगाऊंगी क्योंकि आई एम सो हाँ, सॉरी मैम, ये इनका दिशा आईडीसी है मैम। अच्छा ओके। तो बेटे आपका दिशा आईडीसी गाइडेंस डॉट दिशा ऐप आईडीसी, हाँ मैं मैम चैट में दे रही हूँ। मैम आपके साथ शेयर कर देंगे बेटे, ठीक है, कि ये डैशबोर्ड ओरिएंटेशन के बारे में मैं अभी आपको एक बार लेके जाऊंगी, वहां पे क्या क्या देखना है वो भी आपको समझाऊंगी। उससे पहले मैं एक बार ये प्रेजेंटेशन फिनिश करती हूँ। प्रोग्राम जो हमारा आने वाला इस 11th में होगा, वो किस प्रकार होगा, ये हमारी जो करियर प्लानिंग बेटे है, जैसे आज हमारा सीपी हो गया, करियर प्लानिंग ओरिएंटेशन हो गई, जिसमें आपने क्या सीखा कि आपको स्वॉट करना है, ठीक है। आपको अपना जो कॉलेज एप्लीकेशन के लिए एक तो आपको अपने स्वॉट पे ध्यान रखना है, और दूसरा आपको जब अपना 1-on-1 सेशन होगा उसमें आके अपने डाउट्स को दूर करना है, ठीक है, अपनी रिपोर्ट पे दोबारा रिविजिट करना है। और कुछ आपके लेक्चर्स होंगे, कुछ आपके वेबिनार्स होंगे, कुछ वर्कशॉप्स होंगी, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर होगी, और किस किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर भी आपके कुछ वेबिनार्स होंगे। जैसे कॉमर्स स्ट्रीम को लेके होगा, ह्यूमैनिटीज को होगा लेकर होगा, और न्यूट्रल करियर्स को लेके होगा, तो वो आपको और अच्छे से आपका विजन क्लियर करेगा। इसके अलावा आपके 4 1-on-1 सेशंस होंगे,
जब भी आपके शुरू होंगे पहले सेशन के बाद 1-1, 2-2 महीने के गैप में आपके ये चारों सेशंस पूरे हो जाएंगे जून से अप्रैल के बीच में। और कॉलेज में एडमिशन्स के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू होगा मई ऑनवर्ड्स, जिसमें आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। जैसे ही आपके जैसे एग्जाम खत्म हो जाएंगे 2024 में, आपका 12वीं का एग्जाम खत्म हो गया तो उसके बाद आप शुरू करेंगे हेल्पलाइन नंबर से हेल्प लेना बेटे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अभी मैं क्वेश्चन आंसर्स आपके लूंगी, पर उससे पहले मैं आपको एक बार ना डैशबोर्ड पे लेके जाऊंगी बेटे। ये आप देखेंगे, कैन यू सी द डैशबोर्ड? दिख रहा है आपको डैशबोर्ड? ठीक है। अब ये देखिए बेटे, ये डैशबोर्ड जो है ये तो मेरे नाम से खुला हुआ है। जब आप इसको करेंगे लॉगिन, आपके नाम से खुलेगा करियर्स कॉलेजेस एग्जाम्स एंड स्कॉलरशिप। अभी एग्जाम्स एंड स्कॉलरशिप का टाइम थोड़ा सा है, इसको अभी आप ना देखें। आज अभी आप ये देखेंगे कि करियर्स को और कॉलेजेस को हम कैसे देख सकते हैं। ये देखो, प्रोफेशनल करियर्स, वोकेशनल करियर्स। हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़िए, किसी और भाषा में पढ़ना है किसी और भाषा में पढ़िए, जिसमें आप कंफर्टेबल है उस भाषा को आप यूज करें। यहाँ पे 25 करियर क्लस्टर्स दे रखे हैं बेटे, प्रोफेशनल और उसी प्रकार से वोकेशनल करियर क्लस्टर्स दे रखे हैं। अब कोई बच्चा कहता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है, या फिर मैं एकेडमिकली इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ और मुझे अपना लाइफ और अपना करियर, मानो मुझे एनिमेशन ग्राफिक्स में बनाना है वोकेशनल करियर में, तो इसको खोलेंगे, इसको खोल के चेक करेंगे। जैसे कैड है, गेम डिजाइनर है, इलस्ट्रेटर है, वेब डिजाइनर है। जैसे मैं आपको वेब डिजाइनिंग खोल के दिखाती हूँ। इसको बेटे आप स्क्रॉल करेंगे, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि क्या होती है वेब डिजाइनिंग। स्क्रॉल करेंगे, स्पेशलाइजेशन एरियाज क्या हो सकते हैं, करियर पाथवे में कौन सा फॉलो कर सकती हूँ कि मैं वेब डिजाइनर बन जाऊं। करियर पाथवे 1 भी है, 2 है, बहुत सारे करियर पाथवेज है, इनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप ये देखेंगे कि इसका आज की डेट में कितना इसका प्रोस्पेक्ट है, आने वाले टाइम में इसका क्या करियर ग्रोथ रहेगी, कितना इनकम होगी अगर मैं इस करियर में जाती हूँ तो क्या मेरी ग्रोथ रहेगी, कुछ एक्सपीरियंस के बाद मेरी ग्रोथ क्या रहेगी इस करियर में, ये इसके बारे में आप देखेंगे। और जॉब्स कहाँ हो सकती हैं, किस कॉलेज में कर सकती हूँ, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम, ये सारा कुछ आपको इसी प्लेटफॉर्म में मिलेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी कॉम्पिटेंसीज को चेक करना। कॉम्पिटेंसीज को क्लिक करेंगे, हर करियर में ये जो रेड बॉक्स बना हुआ है इसको जाके क्लिक करेंगे और इस पे चेक करेंगे कि आपकी कॉम्पिटेंसीज क्या है। जैसे अगर किसी बच्चे को वेब डिजाइनिंग में जाना है, उसके इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स अच्छे होने चाहिए, रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, कन्वेंशनल ऑक्यूपेशंस होनी चाहिए, उसके मतलब उसके स्किल्स कन्वेंशनल होते हैं, फिक्स्ड रूटीन को फॉलो करना, ठीक है, नंबर्स डाटा के साथ रिलेट करना, छोटी छोटी बातों पे डिटेल में जाना, ये कन्वेंशनल ऑक्यूपेशंस होती हैं। इसी तरीके से आप वापस आएंगे और आप दोबारा से इस पे जाएंगे करियर्स पे, और जिस करियर को आप देखना चाहते हैं इसमें जाके आप खोल के उसको चेक कर लेंगे। इसके अलावा अब मैं आपको और दिखाती हूँ, अगर आपने कॉलेज में जाना है, इंफॉर्मेशन सेंटर में जाके कॉलेजेस को भी इसी तरीके से आप रिसर्च कर सकते हैं, इसी तरीके से आप एग्जाम्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे तो जेई का एग्जाम देना है, तो मैंने जेई लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे जेई के इंजीनियरिंग, जेई एडवांस, ये सारे निकल कर आ जाएंगे बेटे, ठीक है। ये 3 डॉट्स हैं, इन 3 डॉट्स पे भी आपने ध्यान देना है। जो खुल चुके हैं वो ग्रीन कलर में हैं, जो अभी खुलकर बंद हो चुके हैं वो येलो कलर में, और जो अनाउंस होंगे वो रेड कलर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना ये डैशबोर्ड को कर लेंगे। कर पाएंगे बेटे? डैशबोर्ड को खुद कर लेंगे? आप सारे बड़े स्मार्ट बच्चे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर स्कॉलरशिप ढूंढनी है, कॉलेज ढूंढना है, कॉलेज को भी आप इसी तरीके से ढूंढ लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और शेयर करने जा रही हूँ बेटे। ये एक बच्चे की रिपोर्ट है बेटे, ये रिपोर्ट आपके साथ डिस्कस होगी। इस रिपोर्ट को देखिए, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, स्क्रॉल करके ये जो एरियाज है ना बेटे, आपको क्योंकि स्वॉट करके आना है, तो आपने अपनी रिपोर्ट को, मैम इनका हो चुका है, मोनिका मैम इनका साइकोमेट्रिक हो गया है। मैम एक्चुअली मैं यही कहना चाह रही थी, मोस्टली का लास्ट ईयर हो गया था, बट देयर आर अप्रोक्सीमेटली 18 to 20 न्यू इनटेक्स। उनका इस बार असेसमेंट अभी हुआ है एंड अभी उनको असेसमेंट मिला होगा। हम में से कौन है ऐसा कोई न्यू इनटेक है जो इस साल जुड़ा है इस प्रोग्राम, डीएलएफ प्रोग्राम से? लास्ट ईयर 10th में हमारे साथ नहीं थे? एनीवन? चैट में आप बेटे मेंशन कर। ओके, है मैम, कुछ बच्चे हैं
तो उनकी असेसमेंट रिपोर्ट इन सब की आ गई होगी, मोस्टली ने असेसमेंट दे दिया है. So during one-on-one session, they will definitely going to connect with the counselor. चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाई आई एम शोइंग यू दिस रिपोर्ट इज बिकॉज मैं चाहूंगी कि आप इस रिपोर्ट को ना एक बार फटाफट से देख कर आएंगे अपने घर पे. आपके डैशबोर्ड पे ये आपको रिपोर्ट मिल जाएगी. मिल जाएगी ना मैम इनकी, या फिर इनकी बिल्कुल ईमेल बिल्कुल आईडी पे मैम, भी जा बिल्कुल चुकी होगी. बिल्कुल मैम. ईमेल आईडी पे आप अपनी रिपोर्ट खोलें या डैशबोर्ड पे जाके भी खोल सकते हैं. उसमें आप अपने इन एरियाज को चेक कर लेंगे बेटे. आपका न्यूमेरिकल कैसे है, वर्बल, मैकेनिकल, रीजनिंग, स्पेशली ये सारे एरियाज कैसे हैं. हाँ, और इसके हिसाब से आप अपना स्वॉट एनालिसिस करेंगे. थोड़ा यहाँ से करेंगे, थोड़ा अपने आप के साथ समय अपना स्पेंड करेंगे, कुछ अपने घर वालों की हेल्प लेंगे और इसको करेंगे बेटे. ठीक है. आगे अपनी पर्सनैलिटी को भी देखिए. आपकी ये पर्सनैलिटी के 5 ओरिएंटेशंस हैं. क्या आप जनरस हैं या आप टफ हैं, क्या आप इमेजिनेटिव हैं या प्रैक्टिकल हैं. ठीक है, इसको देखेंगे. ये जो व्हाइट डॉट है ना, ये दर्शाता है कि आप कहाँ पे हैं. यहाँ पे बैलेंस्ड हैं, ना ज्यादा फोकस्ड है ना ज्यादा इजी गोइंग है. ये आपने रिपोर्ट पे देखना है और अपने अंदर झांक के देखना है कि क्या मेरी रिपोर्ट और क्या हम आपस में मैच कर रहे हैं कि नहीं. क्या मेरी रिपोर्ट मेरा माइंडसेट बोल रही है कि नहीं बोल रही है. अगर यहाँ दिखाया क्वाइट है और मैं तो बहुत सोशल हूँ, तो आप इस पॉइंट को अपनी मैम को बता सकते हैं वहां पे. ठीक है. और अगर यहाँ पे भी क्वाइट है और वाकई आप क्वाइट है, तो इसको आप अपने उसमें लिखिए, क्या ये स्ट्रेंथ है या ये वीकनेस है. ठीक है. और इसके अलावा यहाँ पे आपका इंटरेस्ट भी है बेटे. ये भी देखो स्कोर 10 में से है. आप रियलिस्टिक हैं, आर्टिस्टिक हैं, सोशल हैं, ये सब ये रिपोर्ट बोल रही है. क्या आप वाकई में है कि नहीं है, इसके बारे में दोनों को मैच करके अपना स्वॉट एनालिसिस आपने करके लेके आना है. और उसके हिसाब से कुछ आपके करियर्स निकल कर आए हैं, इनके बारे में आप अपना थोड़ा सा डैशबोर्ड पे जाके इनको थोड़ा पढ़ें कि मेरा अगर 88 आउट ऑफ 100 है, तो क्या मैं टेक्सटाइल हैंडलूम में जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती हूँ. तो इनको पढ़ के आएंगे. बाकी क्लैरिफिकेशंस आपके बैठ के आपके करियर काउंसलर्स आपके साथ करेंगे. विद दैट आई कम टू द एंड एंड नाउ स्टूडेंट्स आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स. फटाफट हम 2-4 क्वेश्चंस ले लेंगे जितना टाइम अलाउ करता है. या हाँ जी बेटा, अगर आप में से कोई क्वेश्चन पुट अप करना चाहता है तो प्लीज डू लेट मी नो, चैट में बताइए, मैं उनको अनम्यूट करूंगी. आई बिलीव मैम बहुत क्लैरिटी के साथ बहुत हद तक इनको ये चीजें पता लग चुकी हैं, बिकॉज लास्ट ईयर ऑल्सो दे हैड 2 सेशंस. और बेटा जैसे मैम ने भी बताया, बहुत सारे बच्चे हम नोटिस करते हैं कि जब वो आते हैं सेशन के अंदर कंप्लीटली ब्लैंक आते हैं. और लास्ट ईयर भी आपके जब काउंसलर्स ने आपके साथ सेशन लिए, इवन जिनके इस बार फर्स्ट टाइम होंगे वो तो ध्यान रखेंगे ही, आप लोगों को एक करियर डायरी बनाने के लिए, जर्नल बनाने के लिए बोला गया था. बट मैं नोटिस करती हूँ कि जब मैम आपसे पूछते हैं ड्यूरिंग द सेशन कि बच्चे अभी आपकी क्या क्वेरीज हैं या क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं इस सेशन से, सो बच्चे जवाब नहीं देते हैं. So, जिनके 1 सेशन 2 सेशन ऑलरेडी लास्ट ईयर हो चुके हैं, दे मस्ट हैव सम क्वेश्चंस इन देयर माइंड. इसका मतलब या तो हमने उसे खोल के दोबारा देखा नहीं है, वो वेस्ट ऑफ टाइम गया बेटा. जो हमने वो 2 घंटे एक प्रिपरेशन में लगाए ग्रुप काउंसलिंग सेशन में, फिर हमने आधे घंटे के 2 सेशन लगाए, मैम ने आपके साथ एक टाइम किया, और उसके बाद आपने रिसर्च किया मैम के साथ बैठ के, आपका स्वॉट एनालिसिस हुआ, तो वो कंप्लीटली वेस्ट हो जाता है. बिकॉज अगर हम इसे रिफ्रेश नहीं करते रहेंगे तो हम भूल जाएंगे बहुत जल्दी. सो प्रिपेयर अ डायरी. देखिए हम लोग भी वी डू हैव एक शॉर्ट टर्म मेमोरी भी होती है हमारी. आधे घंटे में बात हुई, अगर हम कहीं नोट डाउन नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे. तो इसलिए प्लीज मेक श्योर कि जब भी आप सेशन में आएंगे, आपके जल्द ही 1-on-1 सेशन स्टार्ट होंगे, तो आप लास्ट टाइम जो आपकी बातचीत हुई है काउंसलर के साथ, और कुछ भी आपको याद नहीं आता, आपने कहीं नोट डाउन नहीं किया है, स्टिल ऑन डैशबोर्ड आपके काउंसलर आपके लिए रिकमेंडेशंस छोड़ते हैं. आप अगर अपना पोर्टल खोलेंगे दिशा आईडीसी का, आप उसके ऊपर देखेंगे सबसे ऊपर होता है रिकमेंडेशन बाय द काउंसलर. आप उसको खोल के पढ़ के आइए, एटलीस्ट आपको एक रिवीजन हो जाएगा कि हमारी लास्ट टाइम काउंसलर से क्या बात हुई थी और हमने मैम को क्या बोला था. एंड डोंट स्टिक टू दैट इंटरेस्ट. मैं कभी कभी देखती हूँ ड्यूरिंग द सेशन हम एडमेंट हो जाते हैं कि मैम हमने लास्ट टाइम ये प्लानिंग किया था तो वही करना. तो मैम ने भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया एक्सपीरियंस के साथ अपने, और एक एग्जांपल देते हुए कि बच्चों का बेटा साल दर साल में इंटरेस्ट चेंज होते हैं, एंड इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी ऑब्वियस. तो आप इस चीज को ना अदरवाइज मत लेंगे, अरे मैंने लास्ट टाइम ये बोला था, अब मैं नया प्लान मैम को कैसे बताऊं. डोंट फील हेजिटेट अबाउट दैट. ओपन अप. आप मैम के साथ जितना अच्छे से बात करेंगे, ट्रुथफुल रहेंगे, उतना ही अच्छा आउटकम हम निकाल पाएंगे, उतना ही अच्छा हम आपके लिए करियर जर्नी एग्जीक्यूशन प्लान डिजाइन कर पाएंगे.
एट द Right? एंड ऑफ इट इज योर करियर बेटे, तो इसमें बिल्कुल झिझकनी नहीं है, कोई शाइनेस नहीं होनी चाहिए, आप खुलकर बोलिए। इनफैक्ट मैम ने जैसे बताया, मैंने एक्सपीरियंस किया है, अभी कल ही मेरे सेशंस खत्म हुए हैं, सारे बच्चे मैं अगर कहूँ तो आउट ऑफ 100 98% बच्चों ने मुझे आके बोला मैम सॉर्ट तो हमने किया ही नहीं, हमें तो सॉर्ट पता ही नहीं, जबकि वो कर चुके हैं। इसलिए आज के सेशन में मैंने बहुत एम्फेसाइज किया सॉर्ट के ऊपर, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये एक बार नहीं होगा कि एक बार कर लिया रजिस्टर बंद और काम खत्म। नो, इट हैज टू बी डन टाइम एंड अगेन। कीप नोटिंग डाउन। आज किसी ने बोला यार तुम तो बहुत अच्छे से बात करते हो, लिख लो आके। अरे मेरे को तो इन्होंने इस सब्जेक्ट के लिए तारीफ की है, बोलने के ऊपर तारीफ, अरे तुम तो बहुत अच्छे से मेल मिलाप बढ़ाते हो, तुम्हारे अंदर बड़े अच्छे स्किल, लिख लो आके। वो ही है जो एक्चुअल स्किल्स हैं आपके। कोई तो अंशिका, if you have क्वेश्चन? these, हाँ, ये सब क्वेरीज बच्चे, ये बहुत ही वन ऑन वन सेशन पे कंसीडर करने वाली चीजें हैं जो आप अभी यहाँ पूछ रहे हैं, बिकॉज ये आपका पर्सनल प्लानिंग है। तो आपके स्ट्रेंथ एरियाज क्या हैं, आपके वर्क ऑन एरियाज क्या हैं, उसके बारे में हम जब वन ऑन वन सेशन काउंसलर के साथ करेंगे, सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज क्वेश्चंस। अभी इस पूरे प्रोसेस में, इस ड्यूरिंग दैट ओरिएंटेशन जो अभी मैम ने लिया है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज आपकी हैं, सो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, जो हम एक जर्नल पर्सपेक्टिव में हमें लगता है कि एक क्लैरिटी हमें नहीं मिल। और अगर ये सबको क्लियर है तो वी कैन जस्ट स्विच ऑन आवर कैमरास और एक अच्छा सा फोटोग्राफ लेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू से गुड बाय एंड विल मीट ड्यूरिंग द वन ऑन वन सेशन। सब बच्चे एक बार अपना कैमरा ऑन कर लेंगे। यस अंशिका, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू कवर योर क्वेश्चन ड्यूरिंग द वन ऑन वन सेशन। गौतम, आदित्य एंड माला मैम, हमने कुछ बच्चों के नाम आइडेंटिफाई किए हैं ड्यूरिंग द सेशन जिन्होंने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। प्लीज इफ यू कैन नेम देम। कुछ बच्चे थे, अंशिका, गौतम, इनने और लीशा, इन लोगों ने। अंशिका, मैंने आपको बताया ना, आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, आपको इसके लिए क्या करना है, दैट्स योर प्लान, सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट वी आर गोइंग टू कवर ड्यूरिंग योर सेशन, जब आपके साथ बात करेंगे मैम। सचिन, बिल्कुल अंशिका, गौतम, ये बात सही है कि ये मैम ने जो बताया ना बेटे, ये बड़ा पर्सनल वो हो जाता है। तो अगर वैसे मैं थोड़ा आइडिया दे देती हूँ, सिविल सर्विसेज के लिए आपको अपनी ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी किसी भी सब्जेक्ट में, उसके बाद आप उसका एग्जाम देंगे, यूपीएससी का एग्जाम देंगे। ठीक है, ये सारी बातें बहुत अच्छे से डिस्कस की जाएंगी बेटे मैम के साथ क्लास के अंदर, सेशन में। वो 30 मिनट का सेशन इसीलिए होगा। एंड इस बार मैम इनके लास्ट ईयर वी वर हैविंग 2 सेशंस ओनली फॉर क्लास 11th। इस बार हम 3 तो मिनिमम देंगे ही, बाकी एज पर द रिक्वायरमेंट जैसे भी रहेगा फिर हम उसमें आगे और कंसीडर करेंगे। So their first session is going to start in next few days. दैट्स नाइस। तो ठीक है, आई थिंक हमारे जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स थे बहुत ही ज्यादा अटेंटिव थे, सभी ने बहुत ज्यादा चैट बॉक्स का पूरा यूज किया और अपने सवाल रखे, अपनी क्वेरीज रखी, आंसर्स दिए। तो उनमें से मैं कुछ स्टूडेंट्स का नाम लेना चाहूंगी जो बहुत ही ज्यादा अटेंटिव थे। उनमें से है अंशिका, वेरी गुड अंशिका, पुष्पेंद्र, प्रार्थना, क्लैपिंग करो, आप सब क्लैपिंग कर सकते हैं हाथों से भी, इमोटिकॉन्स भी होंगे आप अगर आपने चैट बॉक्स के आसपास देखें। सो कनिष्का, आदित्य गोस्वामी, गौतम, अंजन ज्योति, जानवी, साक्षी शुक्ला। So आई बिलीव सभी को ऐसा रियलाइज हुआ होगा कि एक अच्छा रिफ्रेशर हमारे लिए, जो लास्ट ईयर हमने बातचीत की उसका एक अच्छा रिकॉल किया हमने, एंड अलोंग विद दैट सभी का कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है उनकी करियर जर्नी के लिए। इसी के साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, एंड यू कैन पुट योर कमेंट्स इन द चैट ऑप्शन, और मैम को आप थैंक यू बोल के यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक्स अ लॉट बच्चे। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय, विश यू ऑल ग्रेट लक। बाय बच्चे, बाय। And thank you, Richa ma'am. Yeah, thank you, Richa. She was all the time here. Yes, ma'am. And Sadhna was not here. No, ma'am. She must be having some